अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से खबर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में अपोजिशन की कोई 15 जमातों का इकट्ठ हुआ और हुकूमत वक्त के लिए ख़तरे की घंटी बजी और लग ये रहा था कि एक बहुत बड़ा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत की अथॉरिटी को चैलेंज करेगा और जो कुछ अहदाफ लेके आ रहा है वो अपोजिशन का अलायंस, उसके हवाले से कोई बड़ा वाज़ेह लाअमल भी देखने को मिलेगा। ये कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई, जैसे तैसे हुई, उस पर तो एक अलग डिबेट हो सकती है कि उसके लिए जो माहौल था कितना फराहम किया गया या कितने उस पर रुकावटें खड़ी की गई, एक अलग कहानी है। बट ये जो 15 जमातें बैठी हैं, इन्होंने जो डेलिब्रेशंस की हैं वो कितनी कोई ज़बरदस्त थी और उसके नतीजे में जो अगला रोड मैप है वो कितना कमाल का है कि जिसको लेकर हुकूमत वक्त को थोड़ा सा परेशान होना चाहिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आपने की कि आप PTI के लोग, शायद आप भी सिंध भी गए, GDA के लोगों से मिले, इसी तरह बलूचिस्तान की जो पार्टियाँ छोटी, सिंध की PTI, JUFA, जमात इस्लामी, आदाफ हासिल कर लिए सर आपने? जो सोचा था कि इस कॉन्फ्रेंस का आउटकम आएगा आ गया? नहीं, देखिए, आदाफ वो नहीं है जो आपने बयान किए। अच्छा, ये एक कॉन्फ्रेंस थी जिसका मकसद ये था कि अपोजिशन जमातें एक टेबल पर बैठ सकें और एक बुनियादी नुक्ते पर, आइन की बालादस्ती पर और मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर अपनी कमिटमेंट का इजहार कर सकें कि हाँ, हम समझते हैं कि मुल्क के मसाइल का हल यही है। तो ये तो कम से कम वहाँ पे सब ने बड़ी खुलकर बात की है और ये शायद आज मुल्क के दूसरे लोग भी महसूस करेंगे कि ये वाहिद रास्ता है मुल्क के मसाइल को हल करने का। तो उस हद तक तो ये मामला बिल्कुल ठीक है। अब इसने आगे जो ग्रैंड अलायंस किया, यहाँ कोई अलायंस की बात नहीं थी, इसका मकसद अलायंस क्रिएट करना नहीं था। अच्छा, लेकिन सब बैठे हैं तो यकीनन बात उधर जाएगी। तो इसके बाद अब अगला जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जमातों के आपस में, जो इख्तलाफात हैं, उन पर भी गुफ्तगू करनी ज़रूरी है। फिर एक एतमाद की फ़ज़ा भी आपको बनानी पड़ेगी। इस मामले में एक बड़ी जमात जो है वो PTI है। PTI के बारे में सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके रवैये के बारे में, उनकी जो तरीका है सियासत का उसके बारे में। तो वो PTI को ये कॉन्फिडेंस देना होगा बाकी सबको कि हम उस तरीके से मामलात नहीं चलाएंगे जो माजी में हमारा तरीका रहा है। लेकिन उनको भी आज कमिट करना पड़ेगा आइन की बालादस्ती को और कानून की हुक्मरानी को, क्योंकि ये दोनों चीज़ें PTI के 4 साल दौर हुकूमत में गुमशुदा थी। अच्छा, ये तो खैर अलग डिबेट है, उस पर आगे जाके सवाल करूंगा। लेकिन इस वक्त क्या आपको वाकई लग रहा है कि आइन कंप्रोमाइज्ड है कि बैठ के सियासी जमातों को इस अज़म का इजहार करना पड़ा कि जी आइन की बालादस्ती के लिए हमने कुछ किरदार अदा करना है? आपको नहीं लगता कि सब कुछ आइन के मुताबिक हो रहा है? कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको लेके आप परेशान? कौन सी चीज़ आइन के मुताबिक हो रही है और कौन सी नहीं है सर? मैं तो वो आपसे जानना। हर चीज़ नहीं है। आपका इलेक्शन आइन के मुताबिक था, आपकी हुकूमतें आइन के मुताबिक बनी है। सर, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने निकात किया इलेक्शन का, उसके बाद अगर गुजरदारियां हैं भी सही तो उसके लिए भी ट्रिब्यूनल और बाकी जगह मौजूद हैं, जहाँ लोग जाएंगे तो जाके सर उनकी भी हकीकत बड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, अदलिया भी आज खत्म हो चुकी है, अदलिया कोई हकीकत नहीं है। मुल्क के जो लोग इक़्तिदार में, क्या ये अवाम के नुमाइंदे हैं? क्या इनके पास मैंडेट है? ये सारा आज तो सारा आपका निज़ाम ही धर्म भरम हो गया है। मुल्क में ना कोई आइन है, ना कानून की हुक्मरानी है, ना मुल्क के अंदर जमहूरियत है। ये आज हमारी हकीकत है। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो IMF की डेलीगेशन को ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है, बड़े आज़ाद हैसियत में हम फैसले कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। वहाँ से तो बड़ी अच्छी रिपोर्टें आ रही। बट ये उनकी राय होगी, मेरी ये राय नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ना सुन सकता हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ना सुन सकता हो, जो बेंच ना बना सकता हो, जो जजेस की परफॉर्मेंस को रिव्यू ना कर सकता हो, वो तो जी बिल्कुल ठीक है जी। तो जो जजेस की सिलेक्शन में उसका हिस्सा ना हो, आपने तो सारे निज़ाम, जो एक निज़ाम आइन की रूह थी कि क्या जुडिशरी का रोल होगा, जो एक सतून है जमहूरियत का, आपने उस सतून को ख़त्म कर दिया।
लेकिन उससे पहले ये भी एतराज़ आता था और आप जैसे लोग करते थे कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब इस मुल्क के जो जस्टिस थे तो उस वक्त जुडिशल एक्टिविज्म की बात की जा रही थी, वो कहा जा रहा था कि एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात भी जुडिशरी ने अपने हाथ में ले लिए। तो आपको लगता है कि वो बाब तो कम से कम अब बंद हो गया ना? उसमें तो उस बाब को बंद करने का ये तरीका नहीं था। वो तो जो उनको अपनी इस्लाह की जरूरत थी, जुडिशरी को अपने रवैये को, अपने अमल को बदलने की जरूरत थी। बिल्कुल ये हकीकत है कि वहां पे बहुत उन्होंने इस मामले से आगे बढ़कर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी उससे बढ़कर उन्होंने फैसले किए। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप आज जुडिशरी को इंतजामिया के ताबे कर दें। आज तो जुडिशरी की कोई इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है। जो एक जमहूरियत का बुनियादी अंसर होता है कि जमहूरियत के अदलिया जो है वो आज़ाद हो, वो इंडिपेंडेंट हो दूसरे इदारों से, आपने खत्म कर दिया सारे मामले और खुलकर खत्म कर दिया। लेकिन इनफैक्ट फिर हम कहेंगे कि क्या खदुखाल होने चाहिए आपके जहन में? वो कैसी जुडिशरी है कि जो बड़ी इंडिपेंडेंट होगी, आज़ाद होगी और वो किसी के दबाव में आगे फैसले नहीं करेगी? उसका भी कोई खाका तो होना चाहिए सर। जो 26वीं तरमीम से पहले थी ना, वहीं पे जाए आपको जाना। अच्छा, वहीं पे जाना। लेकिन वहाँ वो कहते हैं कि जजेस को सिर्फ इख्तियार था, जजेस के अपॉइंटमेंट का, जी वो खत्म कर उसमें पार्लियामेंट का, अवामी नुमाइंदों का कोई किरदार नहीं था। जी किरदार आप सिफारिश कर सकते थे बट फैसला उन्होंने खुद करना। किरदार था, उन्होंने खुद 19वीं अमेंडमेंट वापस दिया था। अच्छा, ये भी कमजोरी है ना। तो जुडिशरी की सिलेक्शन दुनिया के देख लें दुनिया कैसे करती है। खासतौर पर हमारे मुल्क में जहां पर सिलेक्शन जो है वो हमेशा मुतनाज़ा रही है, उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है और वो है अवाम की अदालत। अच्छा, तो सर आप जिसने जज बनना है पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश हो, जो भी उसकी कंपोजिशन आपने बनानी है, ठीक है, उसमें जज बैठना चाहे वो भी बैठ जाए, ठीक है, उसमें जो भी बैठना चाहे, लेकिन उसकी डिबेट पब्लिक हो, रियल टाइम लाइव हो और पब्लिक हो, और वहां पे सवाल खुल के हो कि ये आदमी कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये करता क्या था, इसकी प्रैक्टिस थी या नहीं थी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी काबिलियत क्या है, इसकी सलाहियत क्या है। आप जज बनाते हैं, 20-25 साल वो जज रहता है, हाई कोर्ट से शुरू करता है सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सही, आपको उसका पता नहीं है इस आदमी का क्या कैरेक्टर है, कहां से आए, क्या करता है, इसकी आप नाम लेना नहीं चाहता, आप जजेस की हालत देखें, जो जज मुल्क में कई जज बने उनकी हालत देखें। परेशानी होती है कि ये शख्स भी जज रहे हैं मुल्क के अंदर, जो उन्होंने हरकतें की हैं। जिस मुल्क के जज वफात से पहले ये कह दें, पूरा बेंच ये कह दे कि हमने दबाव के तहत उस कारली भुट्टो को फांसी की सजा की तौसीक की थी, ये हुआ है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। शक नहीं है तो फिर उनको जज बनने का हक था। लेकिन वो तो फिर अवाम का एतराज ये है कि सियासतदान जब लाइन के उस तरफ अपोजिशन बेंचों पे बैठे होते हैं तो शायद उनको ये बातें याद आती हैं। जब इक़्तिदार में आते हैं आप जैसे लोग या आपसे पहले के लोग, फिर सब कुछ भूल भाल जाते हैं। इसी तरह नैब के दायरे के बारे में बात करते हैं कि किसी डिक्टेटर का दिया हुआ तोहफा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब खुद आ जाते हैं तो फिर इन इदारों को इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफिन के खिलाफ। तो सर ये भी तो एक तारीख रही है ना जी। लेकिन ये इस बात की तौसीक नहीं है कि आप निज़ाम ही खराब करते हैं। अगर लोग इसमें निज़ाम पे अमल करने से गुरेज़ा हैं या उनमें हिम्मत नहीं है कि जो बात अपोजिशन में करते हैं वही बात हुकूमत में भी करें, उस पर अमल करें। आज भी यही कैफियत है, कल भी यही कैफियत थी बदकिस्मती से। ये तो हमारे अंदर खराबी है ना। आप निज़ाम में वो खराबी तो मत लेकर आए कि आपने जो आज एक इंसान की खराबी है, जो जाती खराबी है, आपने उसको आइन का हिस्सा बना दिया। लेकिन ये 26वीं तरमीम तो दो जमातें, आपकी साबिक जमात जिसमें आप रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, वसी तजर्बा है, तो आपको लगता नहीं कि उन्हीं का आइडिया है, कहीं और से तो ये ख्यालात नहीं है कि जुडिशरी को इस अंदाज में हमने मैनेज करना है और बाकी तरमीम जो की गई हैं कोई आपको है? उनकी अपना सोच होती, अगर उनकी अपनी सोच है तो उनकी नाकामी की सोच है। अच्छा, जिस हुकूमत के पास मैंडेट ना हो यही सोचती है, जो अवाम की राय से ना आई हो, जो एक चोरी शुदा इलेक्शन से आई हो, यही बातें किया करती है। खराबी तो वहीं पर है ना। आपकी जब एक निज़ाम की बुनियाद ही खराब है, सही, फिर आप क्या क्या तवक्को रखेंगे, वो दुरुस्त कैसे होगा? लेकिन दुरुस्त करने के लिए सर जो आपने कट किया है, लोग इससे भी वैसे अगर हमने अवामी राय जानने की कोशिश भी की है तो ख्याल ये था कि शायद अपोजिशन की जमातें ये जो कह रही हैं, जिस तरह मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि जी 2 सूबों के अंदर हालात बड़े ख़राब हैं, अमला लगता है कि हमसे जुदा हो चुके हैं, बट इसी कट के अंदर से वो न तो गुफ्तगू शायद तो देखने सुनने को मिली हो
बट एलामिया के अंदर वो आपने अलार्म्स बेल बजाई नहीं है, तो इसकी कोई खास वजह है? क्यों उसको बड़ा आपने नरम रखा? एलामिया एक आपको निशानदेही करता है मसले की, एलामिया डिटेल नहीं देता। अच्छा, डिटेल कि आज कौन से जिले जो है उसके अंदर आपकी रिट खत्म हो गई है, सही, वो आज कहाँ पर क्या हो रहा है। आप एक जनरल बात करते हैं कि ये आज मुल्क के मसाइल हैं, ये हमारी सोच है। सही। बाकी तकारीर जो है पब्लिक फोरम था, सही, आप जो भी उसमें से अखज कर लें। तो लेकिन आपने जो कंसर्न्स का इजहार किया, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में शरीक कुछ और लोगों से मेरी बात भी, जो बात आप कर रहे हैं कि हमने तहरीक इंसाफ से कहा कि जो आपका तर्ज अमल है, जिस तरह आप चीज़ों को लेकर आए हैं, शायद उसके ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन तहफ़्फ़ुज़ात को PTI ने सुना भी है और एड्रेस करने के हवाले से भी कुछ यकीन दहानी नहीं, ये तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र वहां पर नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, ये तो हमारी अपनी जो मीटिंग्स होती है उसमें बात होती है और ये हकीकत है। लेकिन इसलिए हमने कहा कि हम वो तहफ़्फ़ुज़ात एक तरफ रख के एक बुनियादी नुक्ते पर कि मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा, इस पर हमने इत्तेफाक पैदा किया है। सही है कि आज सारी जमातें इस बुनियादी नुक्ते पर कमिट करें, और न सिर्फ जुबान से करें, अवाम के सामने करें, ताकि कल उनसे पूछ हो सके, भाई आप कल तो ये बात कर रहे थे, इक़्तिदार में जो आपके रवैया था, जो आपका अमल था, आज आप ये अहद करें कि हम उसको बदलेंगे और आइन और कानून के मुताबिक लेकर आएंगे। सही है। लेकिन जमात इस्लामी जैसी जमात भी शरीक हुई, गोया कि उनके काबरीन का भी ये कहना था कि माजी में भी इत्तेहाद तो बनते रहे हैं, अपोजिशन के अलायंस बने हैं, आगे भी चले हैं, लेकिन जब कोई डिसाइसिव मोमेंट आती है तो उस इत्तेहाद में से कोई एक जमात या दो जमातें गोया कि बैक डोर से अपने मामला तय करके तो फिर उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहती। तो अगरचे आप कह रहे हैं कि फ़िलहाल तो हमने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि एक वन वॉइस होनी चाहिए कि जी आइन की बालादस्ती पे हमने यकीन रखना है, बट अगेन इस हवाले से भी कोई बातें हुई हैं कि जिसको ले के आगे चल के जब कोई मूवमेंट बढ़ती है तो इसको भी मेक श्योर किया गया कि तमाम लोग इकट्ठे रहेंगे, कोई दाएं बाएं नहीं होगा। यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता ना। अच्छा, नहीं हो सकता। मैं वायलेट कर दूंगा तो आप मुझे अदालत में ले जाएंगे और कोई मुझे वहां पे कैद हो जाएगी या कोई जुर्माना हो जाएगा। बात ये तो आप एक पब्लिक कमिटमेंट करवा रहे हैं, और अभी हमने सिर्फ फिक्र का इत्तेफाक पैदा किया, सोच का इत्तेफाक पैदा किया। सही है। बाकी बाद में सब बातें होंगी, सबके सामने होंगी। तो मौलाना फजल रहमान साहब भी गोया कि जैसे मैंने कहा कि बड़े फिक्रमंद है इस मुल्क को लेके, लेकिन वो खुद तो खैर मेरे ख्याल में शायद बैरून मुल्क दौरे पे हैं, उनके वफद आया, उनकी जा रहा है कि उनकी जमात ने शिरकत की, लेकिन जब इलामिया जारी किया गया तो उन्होंने कहा जी हम तो मुबस्सर के तौर पर आए थे। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके इख्तलाफात हैं जो भी दूर नहीं हुए। अच्छा, लेकिन कम अज कम इस सोच से वो भी इत्तेफाक रखते हैं। जो उनके लोग वहां पर आए थे उन्होंने बाकी बातें अपनी की हैं जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और खासतौर PTI के बारे में उसका जिक्र भी वहां पर हुआ है। तो आप तो मेजबान थे, यकीनन आपसे भी हुआ होगा ना, तो थोड़ा सा आवाम की कंजम्पशन के लिए कि वो कौन सा जो हमारी बात जो हुई है पब्लिकली हुई है। अच्छा, वहां पर कोई अंदरूनी बातचीत नहीं थी। सही। और ये तो बड़ी अनोखी किस्म की कॉन्फ्रेंस थी जो मोबाइल किस्म की कॉन्फ्रेंस थी। पहले एक वेन्यू था, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, वहां पर एक दिन हुआ। अगले दिन आए तो वहां भी फौज वो खड़ी थी, FC खड़ी थी और पुलिस खड़ी थी। फिर एक होटल की लॉबी में कॉन्फ्रेंस मुकम्मल करनी पड़ी। आखिरी दिन तो मेरे ख्याल में लॉबी भी क्या, उसको रिसेप्शन कह सकते हैं। रिसेप्शन के अंदर वो बड़े ताले इंतजामिया ने खुद होटल की लगाए या कोई ताले लगाने के लिए भी कोई और लोग आए थे? आपको तो थोड़ी बहुत इतला होगी। ये पता नहीं कि हम तो इंतजामिया को देखते हैं। अच्छा, तो इंतजामिया ने कुछ अपनी मजबूरियों का इजहार किया कि कौन लोग आ रहे हैं उनके पास, क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमें तो हुक्म है, ये पता नहीं किसका हुक्म है। अच्छा, हुक्म था, हुक्म के तहत ही पुलिस आती है। तो आपसे हमने दरखास्त की थी यार कोई डंडे वंडे मारोगे तो थोड़े आहिस्ता मार देना। लेकिन आपने इजाजत तो नहीं ली होगी ना, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि किसी भी असेंबली के लिए आपको ये कॉन्फ्रेंस है, देखिए बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान में इसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। सही है। हम कोई जलसा नहीं कर रहे, हम कोई इंतशार पैदा नहीं कर रहे, सही, हम किसी को इंतशार पे उकसा नहीं रहे। सही। एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस है, उससे पूरी हुकूमत घबरा रही है। तो घबराहट का आलम आपको क्यों लगता है? वो घबरा रहे हैं या कोई और घबरा रहा है? आप यकीनन कुछ तो सर मैंडेट नहीं है ना, हुकूमत का मसला ये है। जब आपका ज़मीर मुतमईन ना हो, जब आपके मैंडेट ना हो, तो फिर आपकी घबराहट रहती है। सही। अपने इक़्तिदार की फिक्र रहती है, क्योंकि आज उनका वजूद उनके इक़्तिदार से जुड़ा हुआ है। सही है जी। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी के साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने जिसका इनेकाद किया और जो उस कॉन्फ्रेंस के मकासद थे, उस और फिर ये है कि आउटकम क्या आया,
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि JUFA और दीगर जमातों से मुतालिक उनकी जो सोच थी वो किस सोच के तहत आए, और जो एलामे पे दस्तखत नहीं किए उन्होंने वो क्यों नहीं किए। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप आएंगे तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अच्छा, राना साहब को आपने ये कहते सुना है कि इनफैक्ट अगर ये जमातें इकट्ठी बैठ रही हैं और कोई इस तरह का तासर होता है कि इकट्ठी हो जाती हैं तो इससे डायलॉग का रास्ता बनेगा। तो अगर कोई डायलॉग का रास्ता बनता है, इस हुकूमत को तो आप कह रहे हैं कि नाजायज़ हुकूमत है, ये असम्बली के बारे में आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, बट अगेन गुफ्तगू ही रास्ता है मामलात को हल करने का। तो अगर कोई वहाँ से मैसेजिंग होती है कि अच्छा ये इकट्ठ हुआ है, आप इस इकट्ठ के साथ हम बैठ के बात करना चाहते हैं, तो आप वेलकम करेंगे कि हाँ ये एलामी में मौजूद है ये बात। अच्छा, कि भाई अगर कोई एंगेज करेगा आज कौमी क़यादत एक कौमी डायलॉग के जरिए मुल्क के मसाइल हल करे, जो मुस्तकिल हाल तो नए इलेक्शन में है, लेकिन आज आप वहां तक पहुंचने के लिए कौमी क़यादत एक कौमी डायलॉग के जरिए इन मसाइल पर को हल मुल्क के मसाइल का हल तलाश करें। तो शाह साहब आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप एक दावतनामा भिजवा दें शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ साहब को कि जी हम एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं जिसमें हम डायलॉग इनिशिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको भी दावत दी जाती है, बिलावल साहब को, जरदारी साहब को भी एक खत भिजवा दें तो होपफुली वो आएंगे। आप ये क्यों अज्यूम करके बैठे हैं कि इनिशिएटिव हुकूमत को ही लेना चाहिए? चले ये हम कोशिश करते हैं। शिराजी साहब ने कहा है जी, इज इट मेक सेंस? ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा ये इनिशिएटिव उधर से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। हमने जिक्र कर दी है, हमने बात कर दी है। अच्छा, इसको आप उठाएं। हुकूमत इक़्तिदार में हुकूमत है जैसी भी है, सही, आज मसाइल हैं मुल्क के, हमने अपने मसाइल मुल्क के मसाइल पर अपनी तशवीश का इजहार किया, एक रास्ता दिखाया है। आप उस इनिशिएटिव को पकड़ें। आप अगर नेक नीयत है, इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं और मुल्क के मसाइल का आपको इदराक है कि वाकई आज मुल्क बड़ी मुश्किल में है, लोग तकलीफ में है, तो फिर इस मौके को इस्तेमाल करें। और इनफैक्ट आपको लगता है कि इस हवाले से कोई है पॉजिटिविटी नजर आ रही है आपको कि कोई ऐसा नहीं है, या आपको ये भी लगता है कि हुकूमत वक्त बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नून लीग फैसले करने में, इनिशिएटिव लेने में आज़ाद हैं कि नहीं है, या उन्हें भी कहीं से कुछ इशारे की तलब होती है? या एक जमात है जो 3 दफा इक़्तिदार में रही है, दूसरी जमात है वो 85 के बाद 2 दफा इक़्तिदार में रही है, भुट्टो की जमात है जी, बेनज़ीर भुट्टो की जमात है, एक मियां नवाज शरीफ की जमात है। अगर वो आज आज़ाद नहीं है तो फिर मैं उनकी मदद तो नहीं कर सकता मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि इतने लंबे सियासी सफर के बाद भी वो आज़ाद नहीं है, बट उन्होंने गुलामी कबूल कर ली है, तो फिर मैं और आप रज़ा शरीफ आ रहा दोनों मिलकर हम दोनों दुआ करते हैं। दुआओं से सर पता नहीं कुछ होता कि नहीं होता, लेकिन अगेन वो जो बात की जा रही है और ये कंसर्न शायद हुकूमत में शामिल लोग भी बंद कमरे में इसका इजहार करते हैं कि वाकई सियासतदानों ने स्पेस खो दी है काफ़ी हद तक, अब चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं। आपको भी यही कोई फील आती है कि नहीं? इसमें कोई शुबा नहीं है, स्पेस बहुत ज्यादा इमरान खान साहब ने दी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने दे दी है, जो आईनी स्पेस नहीं है। आज आईनी स्पेस भी सियासतदानों के पास, हुकूमत के पास नहीं है। सही है। तो इस स्पेस को आपने वापस आईनी तर्ज पे लाना पड़ेगा, इसीलिए यही सियासत होती है। तो सियासतदान, लेकिन इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी इस सेंस में कि आपको अगर इक़्तिदार चाहिए तो फिर आपको ये स्पेस अब देनी पड़ेगी, इसी तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा। सही। तो कम तनख्वाह पे गुजारा करने की आप में हिम्मत है तो फिर ये स्पेस वापस आ सकता है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। अगर आप ये समझते हैं कि ये स्पेस होनी चाहिए, ठीक है, ये स्पेस मिलनी चाहिए, आप आइन में तरमीम कर लें। सही, ताकि लेजिटिमाइज कर दें जी, ताकि मुल्क तो आइन के मुताबिक चले जैसा भी आइन है। सही। और दूसरी बात यह है कि ये मुमकिन नहीं है किसी भी इदारे में, किसी भी निज़ाम में, ये इख्तियार किसी के पास हो, जिम्मेदारी किसी और की हो। और अगर आपके ख्याल में कोई ऐसी तरमीम होती कि जिसमें बाकायदा उनके किरदार को डिफाइन कर देते तो कबाहत कोई नहीं है, फिर होना चाहिए। ये आपको रेफरेंडम कराना पड़ेगा। ये आइन से ये चीज बढ़कर मावरा है आपके ख्याल में। ये सिर्फ आइनी तरमीम से बात नहीं होगी, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पर निज़ाम को बदल रहे हैं। लेकिन अगेन बतौर एक जमहूरियत के कारकुन के, एक पार्लियामेंटेरियन के, आप समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल बीच में रहा है कि खतूत लिखना, आर्मी चीफ को बार बार ये कहना कि उनके साथ अंगेज करना चाहते हैं, वो धरने के दिन थे, मुजाहरे थे, उस दौरान भी पैगाम रसानी होती रही,
तो ये कंडक्ट खुद जमहूरियत के लिए, पार्लियामान के लिए कितना को दुरुस्त है, और कल को अगर इस तरफ जाती पीटीआई तो आपका स्टांस क्या होगा इस पे? देखिए, स्टांस जो है पीटीआई का जो रवैया रहा है हुकूमत में, वो गैर जमहूरी भी रहा है, गैर आईनी भी रहा है, गैर पार्लिमानी भी रहा है। अब वो अपोजिशन में है। पिछले 1 साल में उन्होंने अपोजिशन का वो रोल अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। इसीलिए अब ये कोशिश है कि अपोजिशन की सोच को मुतफिक करके अपोजिशन अपना हकीकी रोल अदा करे। आपकी किसी से बातचीत होती है नहीं होती, मेरा से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, करते हैं तो करते हैं। आप ही खराब होंगे। आप जब भी किसी भी गैर आईनी अमल का हिस्सा बनेंगे तो उसमें नुकसान आपका होता है, नुकसान मुल्क का होता है। जो भी मुल्क की सियासत जो है ये आइन के मुताबिक और अवाम के सामने होनी चाहिए। ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी जो करते हैं, ये बैकडोर जो चैनल्स होते हैं, हमेशा मुल्क का नुकसान होता है। इस्टेब्लिशमेंट का भी नुकसान होता है, मुल्क का भी नुकसान होता है। सही। तो आज जरूरत यह है कि जो भी, अगर इमरान खान साहब ने खत लिखना था, पाकिस्तान के अवाम को खत लिख देते। अब वो डाकिया लेके गया ही नहीं वो आर्मी चीफ साहब को देने। वो कहते हैं ओपन लेटर था तो मुखातिब वही थे, तो बाकी तो हमने नहीं, मुखातिब अवाम का करे ना, ताकत तो अवाम के पास होनी चाहिए। सही, आइन तो यही कहता है। सही। लेकिन ये जो गोया के एक इंक्लूसिव अप्रोच की बात उन्होंने की, उसको भी बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जब उन्होंने अपने अकाबरीन से कहा कि जब अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो फिर आप मंजूर पश्तीन साहब को भी, महारंग बलोच साहब को भी, उनको भी मदऊ करें, उनको भी आना चाहिए। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई। अच्छा, मीडिया में इसको रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने अपने लोगों से ये बात दुरुस्त नहीं है। ऐसा कोई हमें ना पीटीआई ने कहा ना किसी और ने कहा। हमने ये दावतनामे मैंने और अपने तकदीर साहब ने, महमूद खान तकदीर साहब ने जारी किए थे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, ये वहां पर डिस्कशन भी हुई थी कि इन अफराद को हमने दावत देनी है नहीं देनी, और ये फैसला हुआ था कि नहीं देंगे। अच्छा, इनके बारे में बाकायदा तय हुआ था कि इनको नहीं बुलाना चाहना। और आपके ख्याल में इनके बुलाने से गोया के इनके बुलाने से ये देखिए, कौमी कॉन्फ्रेंस थी, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर जो बलूचिस्तान के इशूज हैं, भारत बलोच साहब जो कहती हैं, वो यकीनन उस पर मुल्क को नोटिस लेना चाहिए, उन मामलात को हल करना चाहिए। सही। ये आइन इजाजत नहीं देता कि इस मुल्क के अंदर गुमशुदा अफराद हों। ये जमाना था एक जमाने में साउथ अमेरिका में, जहां भी डेमोक्रेसी नहीं थी, ये इस किस्म के अमल होते थे। सही। हमारी तो जमहूरियत जो है वो हम उसे कहते हैं 77 साल हो गए। बहरहाल जैसी भी है, मार्शल्लाह भी बीच में आधा अरसा रहा है, लेकिन ये चीजें काबिल कबूल नहीं है, इनको खत्म होना चाहिए। जो मंजूर पश्तीन साहब, जो इधर सबका फाटा के मामला है, वहां पर एक जिरगा चल रहा है। ठीक है। जिसमें वफाकी हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी है, सियासी जमातें भी हैं, सब वहां बैठकर मसले को हल कर रहे हैं। सही। तो इसलिए हमने कहा कि ये इशूज आप वहीं रहने दें। ये जो मुकामी इशूज है, रीजनल इशूज हैं, जो कौमी नोयत उनकी है यकीनन, और एक आइनी नुक्ता भी है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, ये इसी में उनके मामलात का हल भी है। नाज़रीन, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाद खाकान अब्बासी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो दीगर अहम इश्यूज हैं उनके ऊपर भी उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और इस वक्त हम देखें तो अगर जो सियासी सूरत हाल तो कशीदा है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स, और आपने शायद कल फ्रीडम हाउस जो वाशिंगटन की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी, उसमें भी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक बड़े कंसर्न्स का इजहार किया गया। पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे भी आए तो उन्होंने भी GSP प्लस के बारे में कहा कि जी हम जब रिव्यू करेंगे तो इन चीज़ों को देखेंगे। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें भी पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, और इनको एड्रेस करने के लिए अगेन फिर ये हुकूमत को इंगेज करना है, या कोई और फोरम भी है कि जहाँ पे जाके कम अज़ कम ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की हुकूमत को दबाव आना चाहिए और इन चीज़ों को हल करना चाहिए? देखिए, दबाव तो आप ह्यूमन राइट्स के मामलात पे दुनिया कॉम्प्रोमाइज कम करती है। यकीनन जब उनको आपकी जरूरत होती है तो वो आंखें दूसरी तरफ कर लेते हैं, इनको वो देखते हैं, जरूरत के तहत करते हैं। हाँ, लेकिन जब आपकी जरूरत नहीं होती फिर उसी को इस्तेमाल करते हैं आपके खिलाफ। अच्छा, वहाँ भी स्टैंडर्ड्स कुछ ज्यादा हैं, वहाँ मेरिट वहाँ पे भी नहीं एक तरह से आपके ख्याल नहीं। जब देखिए हर एक उनका अपना मुफाद होगा तो वो जरा भूल जाएंगे ह्यूमन राइट वायलेशन। सही। इन सब ममालिक का आप हिस्ट्री देख लें, डिक्टेटर्स का साथ दिया है, मार्शल का साथ दिया है, जहां पर उनका मुफाद था। सही। मुफाद नहीं होगा तो उसी इशू को इस्तेमाल करके आप पे दबाव डालेंगे।
और लेकिन इन दिनों में हमने ये भी देखा है कि तहरीक इंसाफ के मामले पे तो अमेरिकी कांग्रेसमैन सेनेटर्स वहाँ से बड़ी गुफ्तगू होती है, बल्कि पहली बार कांग्रेस के अंदर इस मामले को डिबेट किया गया है। तो बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आप समझते हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क को, उनके अरकान पार्लिमान को पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स, एक पार्टी से मुतल्लिक जो कुछ भी हो रहा है उस पर गुफ्तगू करनी चाहिए? आप समझते कि नहीं, ये पाकिस्तान के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है? देखिए, वो सॉवरन मुल्क है, वो जो मर्जी करे, आप उसको रोक तो सकते नहीं है। लेकिन सर हमारे भी अपने मामला जी, तो आप एहतजाज कर सकते हैं। अच्छा, और आगे अगर कोई दूसरे मुल्क की पार्लियामेंट आपके मुल्क के इशू को डिबेट कर रही है, लेकिन फिर जब उसको ह्यूमन राइट इशू के ज़मरे में ले आते हैं, फिर आप बेबस हो जाएंगे, फिर आपको कहने का हक नहीं रहेगा। उनकी जो कांग्रेस है और सेनेट है, मेरे ख्याल है दोनों मिला के 600 के लगभग 550-600 लोग हैं, तो वो वहां पर हर किस्म का रेजोल्यूशन पेश हो सकता है, डिबेट हो सकता है। लेकिन आपको ये इस बात का हमें एक मुल्क के तौर पर ख्याल करना चाहिए कि जो कुछ मुल्क में होता है वो मुल्क के अंदर नहीं रहता। अच्छा, उसके असरात उसके मामलात पूरी दुनिया में जाते हैं, खास तौर पर जब ह्यूमन राइट वायलेशंस कंसिडर हो रही हो, और फिर उनको आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका आप दे देते हैं। इसीलिए आप कोशिश ये होनी चाहिए कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। लेकिन एक जमात को लेके पाकिस्तानी ओवरसीज जो वहाँ पे एक लॉबिंग कर रहे हैं, वहाँ पे फंड रेजिंग करना या कांग्रेसमैन को इन्फ्लुएंस करना, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के मामलात को बैरून मुल्क जाके वहाँ जाके तो लोगों को इस बारे में कोई के कायल करना कि पाकिस्तान पर दबाव की कैफियत बनाई जाए, तो ये थोड़ा सा गैर मुनासिब लग रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर समझते ये लॉबी बड़े हमेशा से चली आ रही है, हर में उसको इस्तेमाल किया, लेकिन आपको बहैसियत मुल्क इन बातों का मौका ही नहीं देना चाहिए। ये आपको मुल्क के अंदर बैठकर अपने मसाइल हल करने चाहिए। लेकिन ये मामला हिंदुस्तान में होते होंगे सर, हिंदुस्तान में भी होते होंगे, बाकी जगहों पे भी होते होंगे, खुद अफगानिस्तान में देखे क्या सूरत हाल होगी, बट हमने कभी नहीं देखा कि वहाँ के ओवरसीज जो हैं वहाँ जाके खड़े और वो बातें करें और इस तरह के मामलात को वहाँ की कांग्रेसमैन के साथ डिस्कस। ये बड़ी बदनसीबी है। लेकिन आपको इसी बात को सोचना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। सही, कि वो लोग जो पाकिस्तानी हैं अब तो वो डुअल नेशनल हैं, अमेरिका के नेशनल भी होंगे या यूके के भी होंगे, जहां भी हैं, तो वो क्यों आज ये अमल कर रहे हैं, क्यों माजी में ये चीज नहीं हुई। सही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उस बात की रूह तक पहुंचे। अगर बलूचिस्तान में आज नौजवानों ने हथियार उठाए तो क्यों उठाए हैं, अगर फाटा में अनरेस्ट है तो क्यों अनरेस्ट है सबका फाटा में। तो हम तो मामलात की सिर्फ ऊपर से देखते हैं, भैया उसने ये कह दिया, बड़ा जुल्म कर दिया, उसकी मामले को हल करने की कोशिश करें। बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वैसे ये सवाल मेरा आपसे बनता है, क्योंकि आप तो वहाँ बैठे रहे हैं कि जहाँ इंफॉर्मेशन का फ्लो आपके पास कहीं किसी और के मुकाबले में बड़ा डिफरेंट होता है, तो यकीनी तौर पर भी आपको फैमिली है, लेकिन चले लेकिन फिर भी तो कुछ अंदाजा होगा कि क्यों है वाकई ये क्या है कि वहाँ पे लोगों ने हथियार उठाए, आज इंसर्जेंसीज की बात हो रही है, लिबरेशन आर्मी बना के लोग खड़े हैं, तो वाकई आपको लगता है कि रियासत ने उनके साथ बड़ा जुल्म किया? माजी बिल्कुल किया। जब आप हक नहीं देंगे, जब आप उनकी राय की अहमियत को नहीं समझेंगे, उनकी राय का एहतराम नहीं करेंगे, उनके रिसोर्सेज के बारे में शक व शुबात हैं उनको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, एक आमरीयत की तरह सूबे को चलाएंगे, तो फिर नहीं चलता मामला। तो सही, अचकज़ई साहब जैसे लोग साबिक़ दौर में इक़्तिदार में रहे हैं, बाकी लोग जो आज जमहूरियत का मुकदमा लड़ रहे हैं अपने दौर में, फिर उन्होंने मतलब ये भी कंप्रोमाइज में चलते रहे हैं। इनके अपने दौर में देखें, हर दौर में कुछ ना कुछ उसमें कमी आई है, ऊपर नीचे होता रहा मामला। लेकिन ये जो जब जंग होती है किसी इलाके में, तो वहां फिर सिक्योरिटी की कवर में हर चीज वहां पर मुमकिन हो जाती है। यही बलूचिस्तान और फाटा के इलाके में हुआ है कि हमने उनको वो उनके हकूक नहीं दिए, और हमने ये हमेशा ये तासुर रखी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जी, यहाँ पर तो ये बड़ा मुमकिन नहीं है। तो उसके असरात आज आपको मुल्क के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बैरूनी इंटरवेंशन भी है, कहीं बाहर का डिज़ाइन भी है, और पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत का तो यही नैरेटिव है कि टीटीपी के लोग जिनको आप सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर दें अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ से उनको लॉजिस्टिक्स दी जा रही है, असला दिया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो कोई बाहर की साज से भी तो लगती नहीं आपको कि नहीं ये सारा कसूर हमारा अपना ही है? देखिए, जो आपके दुश्मन है वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपको अपने दुश्मनों का मुकाबला करना पड़ता है। उन दुश्मनों को मौका ही मत दें कि वो आप इन हालात को इस्तेमाल कर सकें।
इसीलिए जो मामलात हैं, जब आपका घर मजबूत होगा, आपका दुश्मन 100 कोशिश करे कामयाब नहीं होगा। जब आपका घर के अंदर निफाक होगा, घर कमजोर होगा, तो फिर दुश्मन को मौका मिल जाता है। तो ये जो केपी की गवर्नमेंट ने कोई डेलीगेशन बना के तालिबान इंतजामिया के साथ एंगेजमेंट, क्योंकि रियासत का नैरेटिव तो इंटायरली डिफरेंट है कि दे आर आवर एनिमीज, उनके साथ गुफ्तगू नहीं हो सकती, उनको हमने कॉल्स देनी है कि आप बाहर आ जाएं, और इस दौरान हमने कहीं जाकर अफगानिस्तान के अंदर कहीं टारगेट्स को हिट भी किया है। तो ये तर्ज अमल जो इस वक्त केपी गवर्नमेंट का है, वो आपको कैसे लगता है कि हाँ नहीं, अगर एक सूबा चाहता है कि उसके अंदर अमन आना चाहिए और एंगेज करना चाहिए दुश्मनों के साथ, तो कर लेना चाहिए? नहीं, ये सूबे को इख्तियार नहीं है। फॉरेन पॉलिसी जो है या सिक्योरिटी पॉलिसी, ये वफाक का इख्तियार है। सही है। और इनफैक्ट आपको लगता है कि इस वक्त, क्योंकि 2 सूबों की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब फिक्रमंद हैं, अपने इलाके में नहीं जा सकते, उनको थ्रेट्स हैं, वज़ीर आला को थ्रेट्स हैं, उस सूबे के गवर्नर अपने आबाई इलाके में नहीं जा सकते, तो इस मामले पे भी तो कोई कौमी कॉन्फ्रेंस हो सकती है आपके इलामे में? यहाँ तो जिक्र नहीं हुआ, बट आपको लगता है कि इस मामले पे तो सियासी क़यादत मिलकर बैठे, अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी हों, ताकि लगे कि जी कौम पूरी यकजा हो गई, क्योंकि वो तासुर अभी तक तो नहीं मिल पा रहा। जी देखें, ये कौमी मामलात हैं, इनके हल भी कौमी होते हैं। आप जो फोर्स का इस्तेमाल आखिरी तरीका होता है। पहले आप अपना घर तो मजबूत करें ना, इकट्ठे बैठे ना, लोगों को इकट्ठे मिले हुए नजर आए। यहाँ अगर आपके सामने अगर केबी की हुकूमत कुछ और कह रही है, वफाकी हुकूमत कुछ और कह रही है, फिर कैसे मामला चलेगा? और ये सिर्फ इन 2 सूबे, ये हर सूबे के अंदर ये मसला है। आपने, मैं हैरान हूं कि हमने फिर वही 60 के अशरे की, 70 के अशरे की सियासत शुरू कर दी है। अब देख ले, सिंध के अंदर मुजफ्फर जतोई जैसे आदमी को आपने हथकड़ियां लगाकर आज कभी बकरी का केस बनाते हैं, कभी भैंस का केस बनाते हैं, कभी स्कूटर का केस बनाते हैं। ये आपने अपने आप को तमाशा लगा दिया ना। और जुडिशरी है, आपने सो वोटो पावर भी ले ली है कि वो अब उसको पूछ नहीं सकता, फिर क्या होगा? कहां से इंसाफ मिलेगा? तो वो मुजफ्फर जतोई को आज कोई इंसाफ देने वाला है? जो आदमी वफाकी वजीर बनाओ, जिसका एक कद काट है, जो असूलों पर कायम रहता है, बात करता है, आप उसको आज एक आम क्रिमिनल की तरह आप उसको लेकर कभी एक अदालत, और कौन कर रहा है? एक जमहूरी हुकूमत, नाम ने आज जमहूरी हुकूमत, जो आज वफाक में भी है और सूबे में भी है। यही हालत पंजाब में। आज आपको इंसाफ कहीं नहीं मिलेगा। पुलिस अगर आपको घर तोड़ दे को पूछने वाला नहीं है, आपको उठाकर ले जाए पूछने वाला नहीं है। इस तरह वोट नहीं चला करते। और आपके ख्याल है फिर आज़ाद आवाज़ है, क्योंकि पैकअप को लेकर भी आपने कंसर्न्स का इजहार किया, आपको लगता है कि ये भी उसी डिजाइन का हिस्सा है कि जिसके अंदर कोई कंसर्न का इजहार नहीं? तो पहले ही उसकी छुट्टी हो गई थी। अब आपने मजीद क्रिमिनलाइज कर दिया आपने इजहार राय। अगर मैं कोई आज बात कर दूं जो किसी को पसंद ना हो, मैं 3 साल अंदर हो सकता हूं, 20 लाख का जुर्माना हो सकता है। सही जी। कौमी डायलॉग की बात भी होती है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात भी होती है, गोया कि आगे का अमल क्या होगा, कैसे चीज़ें बढ़ेंगी, इन डायलॉग के अंदर किन किन लोगों को शामिल होना चाहिए, इस हवाले से भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं शाह साहब से कि इस हवाले से भी कोई अपोजिशन जमातों के जहन में कोई खाका मौजूद है कि नहीं। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सर, एंगेजमेंट्स तो हो रही हैं ना। अब देखें, आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर गए हैं पड़ोस में भी, वहाँ से भी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसी तरह आप देखें, वर्ल्ड बैंक की जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बड़े अरसे के लिए है, क्लाइमेट चेंज को लेके। IMF का डेलीगेशन पिछले दिनों आया तो गवर्नेंस के मामला को उन्होंने कहा कि बड़े दुरुस्त समत में आगे चल रहे हैं, तो पॉजिटिविटी तो नजर आ रही है। अगरचे आप समझते हैं कि शायद ये नहीं, आप समझते रहिए। नहीं, आप कहाँ का समझने का? ये इंडिकेट सर, ये वो मेरे भाई, जिस मुल्क की ग्रोथ नेगेटिव हो, हाँ, जिसका हर शख्स हर रोज गरीब होता जा रहा है सर, पाकिस्तान का हर आदमी आज गरीब होता जा रहा है। हाँ, वो मुल्क कामयाबी की दास्तान है। सिंगल डिजिट पे लेके आ गए सर इन्फ्लेशन को। अब दुनिया की तेल की कीमतें पाकिस्तान ने कंट्रोल की हैं, दुनिया की कमोडिटी प्राइसेस पाकिस्तान कंट्रोल करता है। मुझे हुकूमत की कोई पॉलिसी दिखा दे जिसने इन्फ्लेशन में कमी लाई हो। सर वो फिगर्स तो यही दे रहा है ना, बट वो कह रहे हैं कि हम तो अगला प्रोग्राम जो ईरान पाकिस्तान का लेके आ रहे हैं, पता नहीं आपके एक्सपोर्ट्स तो $100 बिलियन पे लेके जाना चाह रहे हो सर। मैं भी इंतजार करूँ, अल्लाह करे। एहसन इकबाल साहब की अहलियत पे आपको, ये रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, बैठ के दुआ। एहसन इकबाल साहब प्रोग्राम पर, वो तो सिर्फ पॉलिसी वो बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, बट वो शहबाज स्पीड पे भी आपको एतबार नहीं सर। उनके बारे में तो कहता है कि पंजाब के अंदर डिलीवर करके हैं, तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर आपको मिला है, तो आपको लगता नहीं कि सब पे एतबार है।
और साथ कुछ हो नहीं रहा मुल्क में। मुझे पहली बार वो फरमा रहे हैं कि कोई इदारा गोया के सेम पेज पे इससे पहले कोई एग्जांपल मिलती नहीं है कि के बारे में। मैं आपको इमरान खान साहब के 4 साल के सेम पेज दिखाता हूँ। सेम पेज से मुल्क के मसले हल नहीं होते, मुल्क के मसले आइन से हल होते हैं। आइन के पेज पर आए तो मसले हल होंगे, सेम पेज से नहीं होते। तो आपके ख्याल में ये रियलाइजेशन उस तरफ भी होनी चाहिए या उधर अभी नहीं? सबको होनी चाहिए। सब पाकिस्तानी है, सबका काम पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट में है, सियासत में है, जुडिशरी में है, मीडिया में है, जहां बैठे अपने नाक से थोड़ा आगे देखें, अपने मुफाद से थोड़ा आगे देखें, फिर ये मुल्क आगे चलेगा। लेकिन अगेन वो फिर जो आप एक कमीशन की बात बार बार करते हैं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। मैं ट्रूथ की बात करता हूँ, ना करें यार, आपको ट्रूथ नहीं चाहिए ना करें। ट्रूथ नहीं आपको, आप नहीं करना चाहते तो फिर आप ये वो कहते हैं यू बी कंडेम्ड टू रिपीट दीज मिस्टेक्स। लेकिन उसकी भी कोई वजूहत होनी चाहिए कि हमारी फिर सोच ये हो गई है कि हमने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखना है, पार्टी इंटरेस्ट को देखना है, नेशनल इंटरेस्ट को देखना नहीं है। हमने अपने इदारे के इंटरेस्ट को देखना है, मुल्क में जो कुछ मर्जी होता रहे, मेरा इदारा मजबूत हो, ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन एक और भी मैं याद आया मुझे कि मैं जरूर सवाल आपसे करूं कि कल किसी मुबाहिसे में हम थे कि जहां पे एक बड़ा आइडिया फ्लोट किया गया है कि अब मुल्क के जो मसाइल हैं उसका हल ये है कि जो यूनिट्स हैं फेडरेशन को जरा छोटा कर दिया जाए, जो इस मुल्क के अंदर नए सूबे बनने चाहिए। और कल को प्रपोजल है 11 या 13 सूबों की। अंग्रेज के डिवीजन थे, हाँ, जो उसने बड़ी सोच समझ के बनाए थे, उस पर आप सूबे बना दें। अच्छा, बिल्कुल। तो आपके ख्याल में आपका मुल्क चल पड़ेगा, नहीं चलाना चाहते आपकी मर्जी है, तो यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकते हैं। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि उस सूबे की पार्लियामान की हमें चाहिए, असेंबली की 2 अक्सरियत, बल्कि रात में पास हो जाएगा। अच्छा, एक रात में अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके ख्याल में इस हवाले से तमाम सियासतदान इस पे कॉन्सेंसस, क्योंकि पंजाब को जब तकसीम करने की बात करते हैं तो बड़ी शोर होगा होता है। सर पंजाब ने तो खुद फैसला किया अपनी तकसीम का। पंजाब असेंबली की रेजोल्यूशन है कि जनूबी पंजाब सूबा बने और भावलपुर का सूबा बने। लेकिन यहाँ तो जो प्रपोजल है सर 5 सूबों की है, मुल्तान अलग सूबा होगा, भावलपुर अलग सूबा होगा। बात कर रहा हूँ मुल्क के 34 से 36 सूबों की। तो तुर्की ने ये किया था, कामयाब हुए। सही। ये पाकिस्तान में यही आपका रास्ता है, आपको हुकूमत अवाम के पास लेके आनी पड़ेगी। ये सूबे नहीं चल रहे। कराची में बैठकर सक्कर के मामलात हल नहीं होते, लाहौर में बैठकर राजनपुर के मामलात हल नहीं होते, मरी के मामलात हल नहीं होते। ये आपकी जो सलाहियत है उससे आगे बात निकल गई है। आपको वसाइल, इख्तियारात, हर चीज अब निचली सतह पर लानी पड़ेगी। और आपके ख्याल में कोई ऐसी तजवीज आती है तो अवाम पाकिस्तान पार्टी इस तजवीज की हिमायत करेगी, उसके लिए अपना जो भी किरदार अदा कर सकती है वो करेगी। और दीगर जमातों के लिए आपकी क्या पैगाम है? ये पैगाम है कि जरा अपने ज़हन को कुशादा करें और सोचें, मसले को हल मामले का मसले का हल ढूंढे। अगर हल आसान होते तो हल हो चुके होते, हल मुश्किल होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं लोगों के, उनके पास जाएं। यही सियासत होती है, इसीलिए सियासतदान होते हैं। अगर सिंध में तहफ़्फ़ुज़ात है सूबों के बारे में, केपी के अंदर है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, जाए उनसे बात करें कि भाई क्या तहफ़्फ़ुज़ात है। वैसे सिंध को तो तहफ़्फ़ुज़ात जो नई चोलिस्तान के नहरें बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है वो बड़े जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके कि नई नहरें बनेंगी तो सिंध का पानी जी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि तहफ़्फ़ुज़ात हकीकत में मबनी हो, लेकिन आप जाकर वफाक उनको गारंटी दे कि पानी की तकसीम 91 के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक होगी, उसमें एक पैसे का फर्क नहीं आएगा। वो तो कहता है कि 30% पहले हमें कम मिल रहा है, तो जब नई नहरें बनेगी तो क्या 30% इसलिए कम मिल रहा है कि सबको कम मिल रहा है। अगर आप स्टोरेज नहीं बनाएंगे फिर बात कालाबाग डैम पे आ जाएगी। स्टोरेज जब पानी को स्टोर नहीं करेंगे तो पानी कम हो गया है। तो खाकानाबाद साहब समझते हैं शायद कि कालाबाग डैम बनना सर मैं नहीं समझता, कंसेंसस कायम करें ना, उसके फायदे और नुकसानात की बात कर लें। केपी को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सिंध को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हर चीज में डिबेट होनी चाहिए ना। सर मैं फैसला करके आऊं कि मैं फैसला करके आऊं कि मैंने कालाबाग डैम नहीं। सर आप इस मिनिस्ट्री के किसी जमाने में इंचार्ज रहे, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे अलग हो सकती है मेरे ख्याल में। सर मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ ना, आप समझते हैं पहली वाटर पॉलिसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाई थी, मेरे जमाने में वो अप्रूव हुई। आखिरी वक्त भी हमें डैम का लफ्ज उस पॉलिसी से निकालना पड़ा, वाटर रिजर्वायर का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ा। तो हमने अपने ज़हन में एक तहफ़्फ़ुज़ात बना लिए, हम हकीकत को एक तरफ छोड़ के आगे बात करते हैं। अगर पानी 30% मुल्क में कम होगा तो वाटर रिकॉर्ड के तहत सिंध को भी 30% कम मिलेगा।
सही। लेकिन जो उसका हिस्सा है कानवे के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक, उससे कम आप नहीं दे सकते। और एक लास्ट ये भी जानना चाहूंगा कि कल आपने जब परसों जब आपने कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उसके बाद जब आपने मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें कहा कि डायलॉग होने चाहिए। अब उसको लेके मीडिया में ये डिबेट भी हो रही है कि शायद साहब किससे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, किससे डायलॉग करना चाह रहे हैं, कहीं आप भी फैज़ाबाद से उस तरफ डायलॉग करना चाह रहे हैं, इस तरफ करना चाह रहे हैं, वो भी थोड़ी सी क्लैरिटी दे दी लोगों को। फैज़ाबाद से उधर करें, इधर करें। अच्छा, आप तैयार हैं कि उधर भी अगर वो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं? मैंने कहा कौमी क़यादत, कौमी डायलॉग और मुसल्लह फौज भी शरीक हो जाए तो आप शरीक करना चाहिए। ये आप ये सियासी जमातों की मर्जी है कि उसमें जुडिशरी बैठना चाहे, मुसल्लह फौज। देखिए, मैं तो ओपनली कह चुका हूं, मेरी ये राय है, लेकिन हमने वहां अल्फाज ये रखे, कौमी डायलॉग, कौमी क़यादत, ये बैठ के फैसला कर। और उसमें क्या इन 26वीं तरमीम को रिवोक करने जा रहे हैं, आइन को रिड्रॉ करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? आपके मुल्क के मसाइल इतने ज्यादा हैं, हर चीज पे बात करनी पड़ेगी, हर चीज का हल निकालना पड़ेगा। आज गैर मामूली हालात हैं। बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, तमाम मामलात उनसे हमने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की और बड़ी क्लैरिटी उन्होंने दी है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करके इजाज़त दीजिए।